अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया अभी कि कुरान की सूरह माइदा के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है कि मोमिनीन जो कि पक्के धक्के ईमान वाले लोग होते हैं, उनकी मुखालफत में, उनकी दुश्मनी के अंदर जो कौमें उरियां तौर पे, वाज़ेह तौर पे कायम दायम रहेंगी, वो हमेशा हमेश यहूदी होंगे और खुले मुशरिक। और दूसरे हिस्से में इस आयत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है कि आप अपनी कुर्बत में, दोस्ती में उन्हीं को पाएँगे जो अपने आप को नसरानी यानी मसीही कहलाते हैं और यानी कहलाना पसंद करते हैं इस नाम को अपने लिए। और उनके अंदर मशाइख और उलमा भी हैं, यानी दीन को जानने वाले, मोरालिटी को जानने वाले, फ़लसफ़े को जानने वाले लोग, अखलाकियात वाले लोग, और वो आजिज़ होंगे। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस आयत को आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने के लिए। हालाँकि मैं कोई कुरान का या मज़हबी उलूम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बतौर मुसलमान मेरा ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने दीन के लेंस से सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज़ करूँ। तो अगर आज के आप लैंडस्केप के अंदर देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा आपको उतना और उससे कहीं ज़्यादा ट्रू नज़र आएगा जबकि ये आयत नाज़िल हुई थी, जबकि अरब के मुशरिक और अरब के यहूदी जो हैं वो कन्फेडरेशन बना के उस वक़्त जो छोटी निहत्ती जमात थी मुसलमानों की, उसके ख़िलाफ़ चर दौड़े थे और फिर अल्लाह ने नुसरत फरमाई और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह हासिल हुई। आज के दौर में ये एक बहुत बड़े स्कोप और स्केल के ऊपर आपको फैला हुआ नज़र आता है, जहाँ पे हिंदुत्व, यानी इसमें मैं हार्ड हिंदुत्व, आरएसएस और सॉफ्ट हिंदुत्व, जो कांग्रेस पार्टी है, जो लिबरल पार्टी है इंडिया की, उस दोनों को शामिल करता हूँ, जो कि इंडियन भारत की आइडियोलॉजी है। वहाँ से लेकर आपको ये सुहयूनी प्रोजेक्ट जो यूरोपियन कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, इस्लाम की दूसरी एक जो बॉर्डर एक स्टेट है फ़लस्तीन की, शाम जो हमारी एक एक कॉर्नर टेरिटरी है, और आप कह लें कि जो कश्मीर है, हिंदुस्तान है, जो हमारी एक कॉर्नर टेरिटरी है। इन दोनों के दरमियान आपको एक मुश्तरक कॉलोनाइजिंग टाइप माइंडसेट नज़र आएगा, जो आपको हिंदुत्व की तरफ से नज़र आता है, जो एक्सक्लूजनरी है, जो किसी और एथनिक रिलीजियस ग्रुप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, घमंड करता है। अगेन, क्योंकि जब हमारे दोस्त की डिस्क्रिप्शन आई, जो नसरानी, जो आजिज़ है, जो आलिम फाजिल है, तो उसका ऑब्वियसली जो ऑपोजिट होगा वो हमारा मुखालिफ होगा, जो कि इल्म से खाली है, यानी दीनी उलूम से, मॉरल उलूम से, फ़लसफ़ियाना उलूम से खाली है, और यानी मॉरल बैकबोन से खाली है। उसके अंदर मशाइख और बुज़ुर्ग नहीं हैं, बल्कि फ्रॉड करने वाले यानी बाबे और पीर और फ्रॉडी हैं, जो दीन के नाम पे सौदा बेच रहे हैं, वो लोग हैं। और दूसरा आप ये देखेंगे कि वो आजिज़ नहीं है, वो घमंड करने वाले लोग हैं। इस वक्त आपको सोहयूनी रियासत जो कि इसराइल है, और आपको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाला भारत जो है, वो आपको दोनों बराबर नज़र आएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आपने उनकी आम आवाम की ज़हनी हालत का भी मुलाहिज़ा कर ही लिया होगा। चाहे आप द सेटलर्स डॉक्यूमेंट्री देख लें, जो कि अभी रिसेंटली आई है, इजरायली सेटलर्स के एटीट्यूड के बारे में, कि जिस तरह से वो देखते हैं फ़िलिस्तीनी इंसानों को, अरब को, मुसलमानों को और मसीही बरादरी को, जो आजिज़ हैं और आलिम फाजिल लोग हैं। और इस तरफ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, स्पेशली जो कश्मीरी मुसलमान, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुसलमान है, और बाय एक्सटेंशन पाकिस्तान के मुसलमानों को किस निगाह से देखा जाता है। हिंदुस्तान में एक लफ्ज़ है, भारत के अंदर एक लफ्ज़ है, उसको मलीच कहते हैं, यानी मुसलमान एक एक्सटर्नल एंट्रेंट है इनटू दिस हायरार्की, जो एक हिंदू कास्ट सिस्टम है, जो ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम है, और वो उसमें लोएस्ट रैंक पे भी नहीं आता, वो इससे बाहर है। मलीच, नापाक, पलीद, यानी इस पाक सो कॉल्ड धरती, पाक यानी सेक्रेड तो मैं नहीं कहूँगा, इस धरती को पाक तो नहीं कहूँगा, ये तो बल्कि इसको आप 4000 साल से ही पलीद पाएंगे। बेचारा बाबर भी जब आया था तो उसने कहा था कि सबसे गंदा दरिया जिसमें मैंने स्विमिंग किया, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह, वो स्विमिंग के शौकीन थे और हर दरिया में स्विमिंग करते थे। तो गंगा के दरिया को उन्होंने डिस्क्राइब किया था एज फिल्थी, अटरली फिल्थी। तो इस गंदे दरिया और इस गंदी ज़मीन के अंदर हम जो पाक लोग हैं, यानी आजिज़ हैं और आलिम फाजिल हैं, मैं उसी आयत का रेफरेंस बार बार आपको दे रहा हूँ, यहाँ मलीच समझे जाते हैं, नेगेटिवली व्यू किया जाता है। जो इब्राहीमी मोरालिटी का तसव्वुर इस्लाम के ज़रिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, जिसने उसकी कलनरी आर्ट्स, कलमकारी, आर्किटेक्चर, कपड़े, लिबास, म्यूज़िक, हर एस्पेक्ट हिंदुस्तान के कल्चर को टच किया और उसको खूबसूरत बनाया, उसको जीनत दी, उसके अंदर पाकीज़गी पैदा की, सफाई को और और इंसानी हकूक़ को और इंसानी तसव्वुर के सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, वो इसको प्रोवाइड किया, उसको बहुत नेगेटिवली व्यू किया जाता है, बिकॉज एक एलीट है हिंदुस्तान के अंदर जो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो ज़ायनिस्ट हिंदुत्व कनेक्शन है वो अब खुल के सामने आया है। लेकिन अगर आप किसी कश्मीरी से पूछेंगे, किसी फ़िलिस्तीनी से पूछेंगे, किसी भी आप एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री से पूछेंगे, तो आपको बताएगा कि शुरू से ही
चाहे वो नेहरूवियन इंडिया हो, चाहे वो आज हिंदुत्व का इंडिया हो, वो इसराइल का पक्का दक्का एलाय है, क्योंकि वो इसको एक सिविलाइजेशनल जंग के तौर पे देखते हैं कि वो एक यूनिक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है जो कि मुसलमान और मसीही जो आजिज़ हैं, जिनके अंदर अल्लामे हैं, शयूख हैं, इन लोगों से वो मुखालफत करना चाहते हैं। अगेन घमंड वाली बात अगर आप देखेंगे तो आप जिस तरह से इंडियन एवरेज पब्लिक का रिएक्शन था, पाकिस्तान का मुसलमानों का एक सेल्फ डेप्रिकेशन का, एक सेल्फ क्रिटिक का, एक ह्यूमरस रिस्पॉन्स था इस सारी एस्केलेशन को, जबकि इंडियन पब्लिक जैसे जैसे उनके मुंह में झाग आ रही थी, आंखों में खून चढ़ा हुआ था कि बस हमें हमें मुल्ले मारने, हमें इनकी औरतें बच्चों को मारना, हमें इनकी लाशें चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब आपने उसका अंजाम देख लिया है। अब तक जो खबरें हैं मैं उनकी तफसील में अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन एटीट्यूड जो है वॉर मॉन्गरिंग का वो आपको दोनों साइड में फ़र्क नज़र आता है। जंग हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आजी जो है वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है, और घमंड जो है, और जब जब मुसलमानों ने बदकारी की, यानी ईमान से हटे और मोमिनों की जमात से सिर्फ मुसलमानों की आम जमात में रह गए, तो अल्लाह ने हमें यहूदियों के यहाँ भी और मुशरिकों के यहाँ भी शिकस्त दी। लेकिन आजी, इल्म, फजीलत, शयूख का होना, नेकोकारों का होना, ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की चीज़ है। हम आजिज़ रहें, हम जंग की तैयारी करें और जवाब मुंह तोड़ दें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टेट का जो रिस्पॉन्स रहा है इस वक्त वो बहुत आजिज़ ही रहा है, और आजिज़ में नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, बहुत टैक्टिकली और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ हमने एक बड़े कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दिए हैं उनकी इनकर्शन को। और अब आने वाले कुछ लम्हात और दिनों के अंदर जो हम रिस्पॉन्स देंगे तो वो भी बड़ा कंट्रोल्ड और मेजर्ड होगा। एस्केलेशन लैडर के अंदर हमने कोई अब तक बढ़के नहीं मारी, जिस तरह इंडियन स्टेट ने मारी हैं, इंडियन मीडिया ने मारी हैं, इंडियन सिविल सोसाइटी ने मारी हैं, और ओवरऑल मेरे ख्याल में इंडियन डायस्पोरा ने भी बहुत मारी हैं बढ़ के, एम्बेसियों के बाहर जा जाके क्या क्या ड्रामे नहीं उन्होंने किए। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। सबसे पहले जी अफसोसनाक जो खबर है कि जो शहादतें हुई हैं अब तक, उसमें बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। एक हमारी फैमिली के करीब रिश्तेदारी के थ्रू एक बच्चा शहीद हुआ है कश्मीर वाली साइड पे, और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है क्योंकि मासूम लोग जो हैं पाकिस्तान के, मासूम मुसलमान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और सबसे जो बड़ा काम हमारी रियासत ने किया है वो एक स्ट्रेटिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और जो उसकी मॉरल मैसेजिंग है पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए भी, और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, कि हमारी स्टेट ने उन जनाज़ों को ओन किया। अब इसको आप मिस इंटरप्रेट करते हैं इंडिया की साइड से कि ये कोई हमारे फाइटर्स और वो बहुत कोई अपने बहुत तादाद में कोई शहीद कर दिए हैं इंडिया ने, कोई हमारी जो बी और सी टीम जो सो कॉल्ड क्लेम्ड है कि हमारे कोई टेररिस्ट फोर्सेस के कैंप थे, ये आम लोगों की लाशें उठी हैं। और ये जो सिंबॉलिक जेस्चर है स्टेट की तरफ से कि उनको फुल प्रोटोकॉल्स वाले फ्यूनरल्स दिए हैं, एक तो उसने हर पाकिस्तानी का दिल भी जीत लिया। हमारे अंदर जो सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे कुछ दिल फटे हुए थे आपस में लोगों के, उसका इत्तेफाक और इत्तेहाद जो पैदा हुआ है उस इमेज के साथ, मेरे ख्याल में उन विजुअल्स के साथ, वो अनमैच्ड है। अभिनंदन का जब जहाज़ गिराया गया था बालाकोट के ड्रामे के बाद, मैं इसी दफ्तर के अंदर था, बल्कि इसी फ्लोर के ऊपर था उस टाइम के ऊपर, और वो 48-72 घंटे की जो एक सिनेरियो थी, उस वक्त मैं गवाही दे सकता हूँ कि कौम की मेंटल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल कंडीशन कुछ और थी और इस वक्त कुछ और है। इसके बावजूद कि एक पसंदीदा लीडर इमरान खान लोगों का मकबूल तरीन लीडर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन आज जबकि हमारी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं है, सो कॉल्ड फॉर्म 45-47 की है, पीटीआई वाले भाई नाराज़ हैं, नून लीग वाले भाई नाराज़ हैं, उनको लगता है कि उनकी पॉलिटिकल उसको ख़राब किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी वाले, कोई सियासी जमात के लोग खुश नहीं है, सब्सिक्वेंटली उनके कारकुन और सिविल सोसाइटी के अंदर भी एक
एक रेजोल्यूटनेस नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से पाकिस्तानी अवाम का रिस्पॉन्स आया और आजिज़ी के साथ, आजिज़ी के साथ, आजिज़ी ये नहीं है कि आपको एक मुक्का मारे तो आप ना शर्मा के ऐसे सर झुका लें। आजिज़ी वो है जो हमने जिसका मुजाहरा किया कि बदतमीज़ी ना करें, बढ़ के ना मारें, अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ के बात ना करें, छूँ छाँ फूँ फाँ ना करें, जो इंडिया की आपको मीडिया साइकिल से छूँ छाँ फूँ फाँ निकलते हुए नज़र आती है। और बहुत एक स्ट्रेटेजिक और लिमिटेड रिस्पांस जो है, जो कि हमारा हक है, उसको अदा करें। अपने घमंड करने वाले बदमाश दोस्त इसराइल की तरह पहले 48-72 घंटे में झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, और आहिस्ता 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 करके सब रोल बैक होता है और तस्लीम करना पड़ता है कि पिटाई कहाँ कहाँ हुई है। अभी तक वो इंसिस्टेंट थे कि कोई जहाज़ नहीं गिरा, ऑल पायलट्स एंड क्राफ्ट्स आर अकाउंटेड फॉर, जो ऑपरेशन तंदूर के अंदर आए थे। वो आए ऑपरेशन सिंदूर के लिए थे अंदर, लेकिन वो फिर ज़ाहिर बात है वो बिहारी बीफ फ्राई बना है उनका तंदूर के अंदर। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अमेरिकन जब अपनी इक्विपमेंट के ज़माने में थी तब भी सुपीरियर थी, और आज चाइनीज़ इक्विपमेंट के ज़माने में आज भी सुपीरियर है। हमारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की और कॉम्बैट एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सिंपली पुट बेटर, स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग भी हैं हम। बाकी आई जस्ट वांट टू बी मीन, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ दैट्स एम्बैरेसिंग। 3 रॉयटर्स ने इस क्लेम को वेरीफाई किया कि 3 फाइटर जेट्स एटलीस्ट क्रैश किए हैं इंडिया के कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में। उसकी रात को वीडियोज़ में मोटरवे पे था, रात को इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, तो रात को मैंने मोटरवे के ऊपर ही देख लिया था, वो वीडियोज़ आ रही थी। कश्मीरी लोकल जो हैं वो रैकेज को देख रहे थे। स्टार्ट में इन्होंने ये भी क्लेम करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी F-16 गिरा दिया हमने, गिर ही ना जाए पाकिस्तानी F-16, और फिर के JF-17 थंडर को मार गिराया है। लेकिन स्टॉक्स जो है ना, स्टॉक्स झूठ नहीं बोलते। जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, वो हिंदुत्वा की पजीद्स की ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग है उसको नहीं मानते, वो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड को मानते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तानी जो चाइनीज़ कंपनी है जो JF-17 थंडर की मालिक है, उसके स्टॉक शूट अप किए हैं, काफ़ी ऑब्वियस है कि क्या हुआ रात को। रॉयटर्स ने ये क्लेम किया कि 3 जहाज़ गिर गए हैं। उसकी इमेजेस CNN, गार्डियन, BBC, अल जज़ीरा सब ने किए। अब जाहिर बात है कि सारे पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं, एंटी नेशनल, ये सारे पाकिस्तानी मीडिया चैनल हैं ना, CNN, गार्डियन, BBC। अब मेरा ख्याल है CNN, ब्लूमबर्ग, द गार्डियन, इन सब के ऊपर भी ना टैक्स इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए आपको, जैसा BBC पे किया था ना इंडिया ने। ट्राई करें यार, आपने, मैं कह रहा हूँ, और जान लगा के आइसोलेट करें अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया से, लिबरल इंस्टीट्यूशन से। इस ज़मन में द हिंदू ने जो रिपोर्ट किया था 3 जहाज़ों के गिरने का, उसकी रिपोर्ट को उन्होंने रिसेंड किया, वापस लिया, माजरत करी, लेकिन उसके बावजूद जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के बॉट्स ही होते हैं, वो कह रहे हैं फिर भी तुम्हें बैन करेंगे, तुम एंटी नेशनल, तुम ये हो। तो जो एपेटाइट है इंडिया के अंदर एक्चुअल वॉर की और उसकी कैजुअलिटीज़ की, वो आपको सामने ही है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि उनके यहाँ कोई ऑन ग्राउंड ऐसी रिपोर्टिंग की जाए जो फेवरेबल ना कंसिडर की जाए, चाहे जाए कि वो फैक्ट हो, चाहे जाए कि वो फैक्ट हो। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये ब्लूमबर्ग जो कि दुनिया में माना जाना, जिसका ब्लूमबर्ग टर्मिनल माना जाना है स्टॉक्स की, फाइनेंस की दुनिया में। अब ब्लूमबर्ग भी, अब आप कह देंगे पाकिस्तान का कोई फाइनेंस, यकीनन हमने इसके साथ कोई, मेरा ख्याल है कोई DHA की कोई फेज़ की स्कीम, मेरा ख्याल है ब्लूमबर्ग टर्मिनल बना रहे हैं, उनको फाइलों की डील कर रहे होंगे कोई। इनको क्या ज़रूरत है, उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के वो स्टॉक्स के शेयर जो बढ़े हैं वो भी दिखा दिए उन्होंने, जिसमें से बल्क जो इंपोर्टर है J-10C फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान करता है। इसकी रिपोर्ट 5 जेट्स को डाउन करने की है। हम अभी तक स्टैंड करते हैं, हमारे DGISPR ने कहा 5 जेट्स और 1 आपका UAV यानी कि ड्रोन। और अगर DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया को ये कहा है, तो मैं आपको यकीनी बताता हूँ ये झूठ नहीं है। ये किसी गुजरात की आंटी जी कर्नल की कोई स्टेटमेंट नहीं है जो आप उनको कश्ती कैप बना के बिठा दिया है। टोकन मुस्लिम वुमन, मतलब नेटफ्लिक्स इससे बेहतर हायरिंग कर लेता है यार टोकन मुस्लिम वुमन की यार, मतलब उसको हिजाब ही बना देना था कम से कम। हिजाब बनाते बट थोड़ा सा ना ऐसे नहीं, ऐसे वाला थोड़ा सा पीछे वाला, कि मॉडर्न मुस्लिम वुमन। बहरहाल मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में कहा था गुजराती मुसलमानों ने बुरा भी बनाया था, लेकिन अब आप देख ही लें, मैंने बात ठीक ही की थी। गुजराती मुसलमान जो हैं एक्सक्लूडेड हैं साउथ एशिया की जो मुस्लिम हमारी एक्सटेंडेड बरादरी है। और जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरर्स हैं डसॉल्ट एविएशन, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में अब मानी जानी बात है कि दुनिया के बेहतरीन जो इंजीनियर्स हैं वो फ्रांस और इटली में पाए जाते हैं। फ्रांस और इटली जिनकी गाड़ियाँ, इंजीनियरिंग, जहाज़ वगैरह ये सब जनरली बेकार कंसिडर की जाते हैं चाइनीज़, जापानीज़, अमेरिकन, जर्मन इंडस्ट्री के सामने।
तो उनका जो सो कॉल्ड परपोर्टेड 7 बिलियन का पर यूनिट रफाइल जेट, जिसकी 10 साल से सिर्फ करप्शन की और प्रोपेगेंडा की स्टोरियाँ चल रही हैं, उसके ये स्टॉक्स की तस्वीर है। ये अगर आप दिखा सकते हैं अवाम को, उसका स्टॉक शदीद गिरा है क्योंकि उसका एक जेट डाउन कर दिया गया चाइनीज़ सिस्टम्स के ज़रिए जो पाकिस्तान के पास एम्प्लॉयड हैं। तो जो फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, बार बार इंडिया इकोनॉमिक्स, ट्रेड डेफिसिट्स, इन चीज़ों की बात करना चाहता है। तो जो नंबर्स के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं स्टॉक्स की, वो झूठ नहीं बोलता, मार्केट झूठ नहीं बोलती। मनी इज़ मोर शायद देन अ वुमन, वो क्या सरदार एक बात कहते होते हैं, मनी इज़ मोर शायद देन अ वुमन। अगर इर्द गिर्द कोई गलत ख़राब किस्म के लोग घूम रहे हो ना, बदमाश व बाश, तो वो जेब में जाके छुप जाता है। तो पैसे जो हैं वो झूठ नहीं बोलते माय फ्रेंड्स। द हिंदू के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है, और द डेक्कन टाइम्स ना, जिन्होंने मेरा ख्याल है बठिंडा वाला रिपोर्ट किया था, डेक्कन हेरल्ड, थैंक यू वेरी मच। द एपेटाइट फॉर एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट वो बहुत कम है। दे हैव बिन डिलूडेड बाय देयर मीडिया प्रोपेगेंडा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्मेलिंग योर ओन फार्ट्स। आपको आदत हो जाती है हस्ब मामूल के, बस अब सूंघनी है तो आपको लगने लगता है कि ये बहुत खुशबूदार हैं। आज सुबह मैंने जब देखा है, क्योंकि मैं लेट आया था, मैं रात को बड़ा जल्दी रात को लेट पहुंचा हूँ, तो मैंने उठते साथ वो देखा तो असद बीच अपने ब्लॉग में बात कर रहे थे कि वो गाँव मूत्र का जो एक नशा चढ़ चुका हुआ है, वो अंग्रेजी में उसको स्मेलिंग योर ओन फार्ट्स ही कहते हैं कि एक नशा चढ़ चुका हुआ है, लेकिन उसकी आवाम का एपेटाइट बहुत लिमिटेड है। उन्हें लगता है कि ये कोई फ़िलिस्तीन या ये कोई छोटी को अरब रियासत है कि यहाँ पे हमने बम मारे, शहर उड़ा दिए, हमने टेरर सेल उड़ा दिए। आपने पाकिस्तानी अवाम और स्टेट को वो फ्यूल प्रोवाइड कर दिया है जो आपके ख्वाबों और ख्यालों से बाहर है। आपने मसाजिद के ऊपर हमला किया, और हमारी स्टेट ने जो लाइन टो की है वो बिल्कुल ठीक टो की है कि ये मसला दीनी ही है, मजहबी ही है, सिविलाइजेशनल ही है, मिल्लत का है। पाकिस्तान के अंदर भी आपको कुछ कमेंटेटर्स मिलेंगे, उनकी भी इंडियंस की तरह की खसलतें हैं, बातें बहुत हैं, बड़के बहुत हैं, एपेटाइट बहुत कम है फॉर द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन के लिए। गेम ऑफ नर्व्स होती है लड़ाई, और नर्व्स उसी की स्ट्रांग होती हैं जिसको मतलब पूरी तरह प्रोटीन सोर्सेज प्रोवाइडेड होती हैं। तो आपने इसको मजहबी रंग दे दिया है। आपने पहलगाम को मजहबी रंग देने की कोशिश की, जबकि वो एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है। उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हिंदू हो, कोई फ़लान हो, उसको कश्मीर में नहीं आना चाहिए बतौर काबजा एंटिटी, इस्तेमारी एंटिटी। अब वैसे अगर कश्मीर आज़ाद होता, टूरिस्ट आते, तो कोई पहलगाम हमला ना होता। आप उसकी फैक्ट्स को, उसकी लॉजिक को ऑब्स्क्योर करना चाह रहे हैं। आप इसको एक मजहबी लड़ाई बना चुके हैं, बनाना चाह रहे हैं, बना चुके हैं। आपने मसाजिद पे हमला किया, क्लेमिंग के वो टेरर कैंप्स हैं, और वहाँ पे अहाते में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं, उनके औरतें बच्चे ही मरे, और उनकी शहादतें जो हैं वो भूली नहीं जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। अभी तक आपकी जनरली कॉन्फ्लिक्ट जो होते रहे प्रॉक्सीज के थ्रू हैं। आप बलूचिस्तान में BLA के ज़रिए, TTP के ज़रिए जब हमले कराते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम जब शहीद होती है तो वो उन जमातों को बुरा भला कहते हैं। पाकिस्तान अपना मुकदमा प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाया कि ये जमातें कहाँ से स्पॉन्सर होती हैं, कहाँ से फाइनेंस होती हैं। अब बराह रास्त आपकी फ़ौज ने हमारी आवाम को शहीद किया, तो आपको अब वो पूरी माइट और नफ़रत और गुस्सा और गज़ब नज़र आएगा उस कौम का कि जो ना सिर्फ रूहानी तौर पे मौत के लिए तैयार है, बट मटेरियल कंडीशंस के एतबार से भी हम मौत के लिए तैयार हैं। तो विदाउट फर्दर डू मैं कहूँगा कि इस वक्त अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना फ़ैसला सुना दिया, फ्री हैंड दे दिया गया हमारी स्टेट को। ऑब्वियसली सिर्फ अलामती सारी, यानी एक प्रोसीजर्स के तहत ही सारा कुछ हो रहा है। बुनियादी तौर पे फ्री हैंड हमारे पास तब भी था जब हमने आपके रफ़ाइल जेट्स को टर्निंग के ऊपर, जहाँ पे वो सबसे कमज़ोर होता है, जब वो वापस री एंट्री कर रहे थे भारत के अंदर, हमने उनको खड़का दिया। तो अब 24 घंटे में होता है, 48 घंटे में होता है, 72 घंटे में होता है। DG ISPR साहब ने भी फरमाया है, आसिफ गफूर साहब द ग्रेट ने भी फरमाया था कि एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, हमारी रियासत मेरे ख्याल में सेंसिबल है, वो जानती है कि क्या टारगेट करना है। अलबत्ता इस स्केल के अंदर हम नहीं चाहेंगे कि इंडियन सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट हो। इसके बावजूद कि लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी अपने आप को सिविल पॉपुलेशन के अंदर एम्बेड करती है, और बाकायदा कश्मीरी सिटीजनरी और उनके पिंडों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही वो वजह है कि LOC के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हैवी बमबारी और गोलाबारी नहीं कर पाती, बहुत कंट्रोल्ड और लिमिटेड उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है, बिकॉज बीच में जो कश्मीरी शहीद होते हैं वो भी पाकिस्तान के लिए कीमती हैं। कहीं भी कोई भी मुसलमान जो है उसके खिलाफ जुल्म किया जाए तो पाकिस्तान ही आवाज़ उठाता है, चाहे कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो। सिमिलरली
हम नहीं चाहेंगे कि जिस तरह बहावलपुर में मुरीद के में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया गया है वो किया जाए। पाकिस्तानी अवाम की जो मंशा है और यकीनन पाकिस्तानी स्टेट को भी इस बात का अंदाज़ा है और पाकिस्तानी स्टेट की जो डॉक्ट्रिन है कॉन्फ्लिक्ट की वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर। हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, चाहे आपकी एयर बेसेस हों, चाहे आपकी इनकैम्पमेंट्स हों, चाहे आपके पोटेंशियल पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स हों जो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं। तो लेट्स वेट एंड सी, इट्स ऑल ऑन द कार्ड्स। हम भी देखते हैं, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है। आखिरी जो प्रॉब्लम है जिस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंडियन मुसलमान। जमात इस्लामी हिंदुस्तान से बड़ी अजीब गरीब स्टेटमेंट आई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बहुत बड़े एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है हैदराबाद के, उनकी भी बहुत एक फ़नी सी स्टेटमेंट आई है और वो तो बल्कि बढ़ चढ़ के तकरीरें कर रहे हैं। हम इन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ ये कि हमारे मुसलमान भाई हैं बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए एक स्पेस कार्व आउट किया। तो बस एक सियासी, दो मेरे सवाल हैं, एक सियासी है और एक थोड़ा बहुत इनफरादी है। जो सियासी पैमाने का सवाल है वो ये कि क्या जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, आपके सौ एहतराम के बावजूद, क्या आपने अपने मुसलमान भाइयों का, जैसे कि कश्मीरी भाइयों का, सौदा करके तो नहीं अपनी स्पेस बनाई हिंदुस्तान के अंदर? क्या आपकी पॉलिटिक्स इतनी ऑर्गेनाइजेशनली कमज़ोर है कि आप एक मुस्लिम आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए भारत की अट्रॉसिटीज़, अग्रेशंस और वायलेंस अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किए बगैर क्या एक्सक्लूसिव एटीट्यूड रख सकते हैं? ये असल सवाल है पॉलिटिकली, प्रैक्टिकली आपको जो पूछना चाहिए। फिर एक प्राइवेट इनफरादी सवाल है आपसे, जो आपका एक साइको एनालिसिस है। क्या आप अपनी खलवत में, अकेलपन में इतने आप मतलब न्यूटर्ड हैं साइकोलॉजिकली कि आप अपने आप को अकेलेपन में भी मुसलमान नहीं, इंडियन मुस्लिम के तौर पर तस्वर करते हैं और इस तस्वर में इस जोम में रहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो रियासत है, जो भारत की रियासत है, वो जिहाद कर रही है या वो राह हक की लड़ाई कर रही है? क्या आप टोकन मुस्लिम कर्नल, क्या कुरैशी गुजरात की जो आंटी जी थी, क्या आप इतनी छोटी सी ऑलिव ब्रांच के ऊपर बिक जाएंगे जबकि उसी गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है? जब आपके कश्मीर के अंदर, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर औरतें, बच्चों को रेप किया जाता है, बच्चों को पैलेट्स मार के अंधा कर दिया जाता है, नाबीना कर दिया जाता है और नौजवान लड़कों को शहीद किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, सालों साल इलेक्ट्रिक्यूशंस की जाती हैं। आप अपनी घटती हुई दुनिया को बचाने के लिए आप आखिरत का सौदा ना कर बैठिएगा। लेकिन इस सब क्रिटिसिज्म के बावजूद आप हमें गालियाँ भी देते हैं जब पाकिस्तान को, तो हमें वो दुआ ही लगती है। द रीज़न इज़ कि हम आपकी साइकोलॉजिकल और मटेरियल कंडीशंस को समझते हैं और हम सिंपथाइज करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे जो मुसलमान बहन भाई पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या डायस्पोरा के अंदर बैठे हुए हैं, आप इंडियन मुस्लिम के साथ सिंपथाइज करें, दोस्ती करें ऑनलाइन और उनको याद दिलाएं कि असल मकसद क्या है, क्योंकि साढ़े ते वही सेम बीफ ने